हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने पीयूसी सेकेंड ईयर के लिए आधुनिक काव्य में जो चौथा काव्य है वो पढ़ाने जा रहा हूँ। और ये काव्य पढ़ाते हुए मुझे बहुत ही मज़ा आता है और बहुत ही दुख भी होता है एक तरफ से, क्योंकि ये सिर्फ एक काव्य ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ी समस्या को यहाँ पर उजागर किया है कुंवर नारायण। और कुंवर नारायण एक ऐसे श्रेष्ठ कवि है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ऐसे महान कवि के द्वारा लिखा हुआ एक वृक्ष की हत्या, एक छोटी सी समस्या को लेकर यहाँ पर बताया गया है कि आने वाली पीढ़ी के लिए या भविष्यत काल में किस प्रकार भारत में या पूरे विश्व में समस्या के रूप में बहुत सारे समस्याएं आ सकती है। बहुत ही सुंदर ढंग से कुंवर नारायण ने इस पद्य को रचा है और बहुत ही अर्थगर्भित यह काव्य है। चलिए सबसे पहले कुंवर नारायण के बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर ले। कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1951 में अंग्रेजी में इन्होंने एमए प्राप्त की। देखिए, इन्होंने अंग्रेजी में एमए प्राप्त की और उसके बाद इन्होंने लिखा हिंदी में, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और आपके साहित्य में श्री नरेंद्र देव और आचार्य कृपलानी जी का प्रभाव हम देखते हैं। इनका पहला काव्य संकलन है चक्रव्यूह रचित हुआ था और प्रकाशित हुआ था। प्रसिद्ध रचनाएं काव्य परिवेश है, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, और आत्मजयी और वाजश्रवा के बहाने, तो तीसरा सप्तक आपका कहानी संकलन है आकारों के आसपास। इस प्रकार बहुत ही सुंदर ढंग से इन्होंने साहित्य में अपना योगदान दिया है। इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला, कबीर सम्मान का इनको पुरस्कार मिला और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं कुंवर नारायण जी। और प्रस्तुत काव्य में एक वृक्ष काटने के बाद किस तरह की समस्याएं हो सकती है, वैसे हम एक वृक्ष को बिल्कुल सोचते नहीं है कि एक वृक्ष से क्या हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कुंवर नारायण ने बताया है कि किस प्रकार एक वृक्ष से कितना कुछ हो सकता है। बहुत ही सुंदर ढंग से अपने इस काव्य में कुंवर नारायण जी ने यह बताया है कि एक वृक्ष की हत्या यानी इससे क्या परिणाम हो सकता है। तो चलिए इस काव्य के बारे में देखेंगे और एक एक लाइन करके हम पढ़ते जाएंगे और उसका विवरण हम देते जाएंगे, ताकि आसानी से आप इसे सुनकर और देखकर समझ सकें। अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। लेखक जब अपने घर गए तो उस समय उन्होंने देखा कि वह बूढ़ा चौकीदार की तरह हमेशा उनके घर के सामने रहता था। वो बूढ़ा वृक्ष उनको दिखा नहीं, यानी उसको काट दिया गया था, यानी कुंवर नारायण जी के शब्दों में उसकी हत्या की गई थी। कन्नड़ದಲ್ಲಿ ಕುಂವರ ನಾರಾಯಣರು ಮನೆ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನ ಆ ವೃಕ್ಷ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಹಳೆಯದಾದಂತಹ ವೃಕ್ಷ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹ ವೃಕ್ಷ ಅದು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಇದರ ಅರ್ಥ ಅದನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕುಂವರ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ। जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात, पुराने चमड़े का बना उसका शरीर। वह वृक्ष हमेशा घर के सामने वह तैनात रहता था। तैनात यानी ड्यूटी पर हाजिर रहता था, एक ही तरह से वह ड्यूटी पर खड़ा रहता था और बहुत ही चौकन्ना रहता था। और वह उसकी जो चमड़ी है वो पुरानी चमड़ी थी, बहुत ही सालों से वह वहीं पर खड़ा हुआ था। तो इसी कारण से जिस प्रकार बूढ़ों की चमड़ी होती है तो उसी प्रकार उसकी चमड़ी भी पुरानी हो चुकी थी। ऐसा चौकीदार वृक्ष वह हमेशा रहता था। ಲೇಖಕರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ವೃಕ್ಷ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರತವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು, ಅದು ಅದರ ಒಂದು ಚರ್ಮ ಹಳೆಯದಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ।
वही सख्त जान जुर्रियोदार खुरदुरा तना मैला कुचैला। बहुत ही उसमें जान थी, बहुत ही वह स्ट्रांग था। और झुर्रियोदार, झुर्रियोदार यानी तो सॉफ्ट नहीं था, वह उसका स्किन सॉफ्ट नहीं था, वह बहुत ही हार्ड था, रफ था। और कह सकते हैं कि उस पर बहुत ही मैल यानी मैल जमा हुआ था, उसके ऊपर बहुत सारा डस्ट जमा हुआ था। तो इसीलिए वह एक तरह से पुराने चमड़े के ऊपर जिस प्रकार अगर धूल वगैरह मिल जाता है तो जिस तरह लगता है उसी प्रकार वह वृक्ष लगता था। ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದಂತಹ ದೇಹ ಅದರದಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಚರ್ಮ ಬಹಳ ಈ ಖಡಬಡಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಹಾರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಧೂಳೆಲ್ಲ ಕುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅದೇನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹಳೆಯ ಈ ವಯಸ್ಸಾದವರ ಒಂದು ಚರ್ಮ ಹಾಕಿತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಮೈ ಮೇಲೆ ಚರ್ಮ ಅನ್ನೋಂಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ರೈಫಿಲ್ ಸಿ ಏಕ ಸೂಖಿ ಡಾಲ್ एक पगड़ी फूल पत्तीदार। तो उस वृक्ष की एक शाखा राइफल जैसी थी, राइफल यानी बंदूक जैसी थी, और एक उसकी शाखा ऐसे लगता था कि उसके ऊपर फूल और पत्ते थे। तो उनको देखने के बाद ऐसे लगता था कि वह उस पेड़ की पगड़ी है। जिस प्रकार एक चौकीदार के ऊपर पगड़ी होती है तो उसी प्रकार उसके हाथ में उसके राइफल था और एक शाखा के ऊपर पगड़ी जैसा फूलों का और पत्तों से भरा हुआ एक पगड़ी था. ಆ ಒಂದು ಮರದ ಒಂದು ಕೊಂಬೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬಂದೂಕಿನ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. ಯಾವ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಚೌಕಿದಾರನ ಕಡೆ ಒಬ್ಬ ರಕ್ಷಕನ ಕಡೆ ಬಂದೂಕಿರುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರ ಒಂದು ರೆಂಬೆ ಒಂದು ಬಂದೂಕಿನ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ರೆಂಬೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳು ಇದ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ಗಿಡದ ಒಂದು ಕಿರೀಟವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಪಗಡಿಯಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಟೋಪಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. पाँव में फटा पुराना जूता चरमराता लेकिन अक्कड़ बलबूता. तो उसके पाँव में जिस प्रकार एक चौकीदार के पाँव में जूते होते हैं तो उसी तरह उसके पाँव में भी जूते थे लेकिन वो फटे हुए थे, यानी साफ साफ उसके अंदर की जो रूट्स है वो दिख रहे थे. तो इसीलिए ऐसे लग रहा था कि उसके जो जूते हैं वो फट गए हैं और फट जाने के कारण भी वो कभी कभार चरमराता था, कभी कभार वो शब्द भी करता था, लेकिन बहुत ही अक्कड़ बलबूता यानी बहुत ही स्ट्रांग था और हमेशा खड़ा रहता था. ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶೂ ಇದ್ವು, ಅಂದ್ರೆ ಬೂಟುಗಳು ಇದ್ವು. ಆ ಬೂಟ್ ಹೆಂಗಾಗಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಹರಿದಿದ್ವು, ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಆ ಮರದ ಕೆಳಗಿನ ಬೇರುಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆ ಬೇರುಗಳು ಕಾಣೋದ್ರಿಂದ ಹೆಂಗ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮರದ ಆ ಬೇರೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಹೆಂಗ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದರ ಆ ಬೂಟುಗಳು ಹರಿದಿದ್ವು ಅನ್ನಂಗ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರದು ಅವಾಗ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಚರ್ಮರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. धूप में बारिश में गर्मी में सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में. तो हमेशा वह एक्टिव रहता था, हमेशा वह सतर्क रहता था. वह कब धूप में चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, हमेशा वह घर के सामने खड़ा रहता था. कभी भी वह रेस्ट लेता नहीं था, कभी भी वह विश्राम लेता नहीं था और आराम लेता नहीं था. हमेशा वह चौकन्ना रहता था, हमेशा वह ड्यूटी पर लगा रहता था. किस तरह की यूनिफॉर्म पहनकर, खाकी यूनिफॉर्म पहनकर वह हमेशा चौकन्ना रहता था. ಬೇಸಿಗೆ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಮಳೆ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೋ ಚಳಿ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಮರ ಹಾಗೆ ಅಟೂಟವಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಹೆಂಗ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಖಾಕಿ ಬಟ್ಟೆ ಇದೆ, ಖಾಕಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त. जब मैं उसके सामने आता था तो वह दूर से ही पूछता था कि कौन है वहां पर. जिस प्रकार कोई गार्ड किसी को आवाज देता है तो उसी प्रकार वह
पेड़ भी ऐसे लगता था कि जैसे वह पूछता हो कि कौन है, और लेखक बताते कि अरे मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं, इस प्रकार बताते। ದೂರದಿಂದ ಅದು ಲೇಖಕರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ಯಾವ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ರಕ್ಷಕ ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೋ ಯಾರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅದು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಲೇಖಕರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಗೆಳೆಯ, ನಾನು ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ರೀತಿ ಆ ವೃಕ್ಷ ಮತ್ತು ಆ ಕುಂವರ್ ನಾರಾಯಣ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಖಕರ ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂಧವಾಗಿತ್ತು. और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छांव में। तो लेखक जब थके हुए बाहर से आते थे तो उसके छांव में बैठ जाते थे, तो उसके आश्रय में बैठ जाते थे, अपनी थकान थोड़ी बहुत वह मिटाते थे, तो उनको सुकून मिलता था उसके नीचे बैठने के बाद। तो इस प्रकार लेखक अपनी थकान को उसके नीचे बैठकर वह थकान को मिटाते थे. तो ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೇಖಕರು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೊರಗಿನಿಂದ ದಣಿವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ದಣಿ ವಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಅದರ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಒಂದು ದಣಿವು ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. दर असल शुरू में ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन. तो लेखक कहते हैं कि मुझे शंका थी, मुझे डाउट था कि कोई है, हमारा दुश्मन है और हमें वह बिगाड़ना चाहता है, या इसको वो काटना चाहता है, या इसको वह कत्ल करना चाहता है. तो इस प्रकार लेखक के दिमाग में था कि कोई इस पेड़ को काटना चाहता है. ಈ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇವರ ವೈರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ವೈರಿ ಈ ಮರವನ್ನ ಕಡಿಬೇಕಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಯಲು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಲೇಖಕರ ತಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವೃಕ್ಷವನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಹಳೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से. तो अब काव्य का रुख बदल जाता है. काव्य अब तक सिर्फ एक पेड़ पर ही सीमित था, लेकिन अब उसका जो दायरा है वह विशाल हो जाता है. कहते हैं कि घर को बचाना है लुटेरों से. कई बार घर को लूटने के लिए लुटेरे आते हैं, तो उनको हमें बचाना चाहिए, यानी घर को बचाना चाहिए लुटेरों से कि कहीं वो हमारे घर को लूट न जाए. और शहर को बचाना है नादिरों से, यानी शहर में बहुत सारे आतंकी आते रहते हैं और आतंकी आने के कारण से शहर का वातावरण बिगड़ सकता है. तो इसीलिए हम लोगों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि शहर को किससे बचाना चाहिए, आतंकियों से बचाना चाहिए. ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನ ನಾವು ಈ ಲೂಟಿಕೋರರಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಸಬೇಕು, ಆತಂಕವಾದಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂವರ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇಶ को बचाना है देश के दुश्मनों से. ದೇಶವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಯಾರಿಂದ? ದೇಶದ ವೈರಿಗಳಿಂದ. ಇವತ್ತು ದೇಶದ ವೈರಿಗಳು ಹೊರಗೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳಗೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. तो आज देश को बचाना है देश के दुश्मनों से. कुछ दुश्मन बाहर है और उनको हम साफ साफ देख सकते हैं, लेकिन कुछ दुश्मन अंदर है जो कि अंदर ही अंदर देश को खोखला करने में लगे हुए हैं. तो उनसे भी हमारे देश को बचाना है. तो इस प्रकार कुंवर नारायण जी बताते हैं, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से. बहुत ही सुंदर यहाँ पर वाक्य कुंवर नारायण ने बताया है, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से. आज नदियों में कलुषित पानी जाके मिल रहा है, आज नदियों में गंदा पानी जाके मिल रहा है. तो इसीलिए इस प्रकार नदियां आज पूरी तरह कलुषित हो रही है और नाले का स्वरूप ले रही है. या तो वे कलुषित हो रही है या नदियां छोटी होती जा रही है, नाले के रूप में होती जा रही है. तो इनको हमें बचाना है. तो ये हमारा काम है, क्योंकि जब नदियां ही नहीं होंगी, जब पानी ही नहीं होगा, तो मनुष्य का अस्तित्व ही मिट जाएगा. तो इसीलिए पानी जब तक है तब तक हम है. तो इसीलिए पानी की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है. ಇವತ್ತು ನದಿಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಗಟರಿನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ.
ಇವತ್ತು ನದಿಗಳು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಟರ್ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತಾವೆಲ್ಲ, ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹರಿಯುವಂತಹ ಗಟರ್, ಆ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನದಿಗಳು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತು ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಲುಷಿತವಾದಂಥ ನೀರು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಹಳ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇರುವಂಥ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से, बहुत ही सुंदर ढंग से यहां पर बताया है, हवा को धुआं हो जाने से। आज हवा में बहुत सारा धुआं मिल रहा है, कलुषित धुआं, और बहुत सारे केमिकल्स मिल रहे हैं। तो इस कारण से सांस की बहुत सारी बीमारियां हमको आ रही है। तो इसीलिए हवा को धुआं हो जाने से बचाना है। आज हमने कारखाने खोले, आज हमने बहुत सारे मोटर गाड़ियां हमने बना लिया, लेकिन इनसे जो हवा धुआं हो रही है, तो इसके बारे में भी हमें सोचना है और इनको कम करना चाहिए। ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಗಾಳಿ ಇವತ್ತು ಧೂಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗಾಳಿ ಪ್ರದೂಷಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ, ಸಾಕಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಗಾಡಿ, ಈ ವಾಹನಗಳಿಂದ, ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಏನು ಗಾಳಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಗಾಳಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಸಾಯನಿಕ ಆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗಾಳಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರದೂಷಿತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಲಾರ್ದಂಗ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಖಾನೆ ಕೋ ಜಹರ್ ಹೋ ಜಾನೆ ಸೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಆಹಾರ ಕೂಡ ವಿಷಯುಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ರಸಾಯನ ಕೂಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ವಿಷ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಉಣ್ಣುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. तो यहाँ पर कवि बताते हैं कि आज जो खाना है वह जहर बन रहा है। खाने में बहुत सारे विषैले पदार्थ हम उसमें डाल रहे हैं, और खाने में बहुत सारे ऐसी चीजें डाल रहे हैं जो हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकती है। लेकिन इनके बावजूद भी हम उनको लगातार मिलावट करते जा रहे हैं, और इस मिलावट के कारण से खाना आज जहर हो रहा है। तो उसको भी बचाना है जंगल को मरुथल हो जाने से। आज डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं। नए नए शहरों के निर्माण के लिए, नई नई योजनाओं के लिए आज पेड़ काटे जा रहे हैं। पेड़ को काटने के लिए छोटा उदाहरण देकर काट दिया जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। जब पेड़ ही नहीं होंगे, जब जंगल ही नहीं होंगे, तो उस समय बारिश नहीं हो सकती, और जब बारिश नहीं होगा तो पानी नहीं हो सकता, और जब पानी नहीं होगा तो जीवन नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से मिली हुई है। तो इसीलिए आज जो जंगल हम काट रहे हैं, जंगल को हम बर्बाद कर रहे हैं, ये रुकना चाहिए। और अंत में लेखक कहते हैं कि बचाना है मनुष्य को जंगली हो जाने से। तो हमने पिछले काव्य में देखा था कायर मत बन, तो उसमें देखा कि मानवीयता ने सींचा तुझको। तो मानवीय गुणों के द्वारा हम पले बढ़े हुए हैं, तो इसीलिए मनुष्य होकर जीना चाहिए, मनुष्यता से जीना चाहिए, बल्कि जंगली बन के नहीं। आज इंसान का खून कर रहा है, आदमी का खून का प्यासा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आदमी को आज पशु नहीं बनना है, आदमी को आदमी बनकर मानव के रूप में जीना चाहिए। हर एक को प्रेम भाव से देखना चाहिए, तब जाके यह जो दुनिया है विश्व कुटुंबकम, पूरा विश्व एक कुटुंब की तरह लगने लगेगा। और सभी को हम जब प्रेम करने लगेंगे तो हरा भरा वातावरण रहेगा, सभी तृप्त रहेंगे, सभी संतुष्ट रहेंगे। यही बात यहाँ पर कुंवर नारायण जी इस पद्य के द्वारा बताते हैं। ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಂವರ ನಾರಾಯಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಜಂಗಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮನುಷ್ಯ ಕ್ರೂರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದು, ಮನುಷ್ಯನ ರಕ್ತವನ್ನ ಹೀರೋದು, ಅವನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಬಿಡಬೇಕು. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಾಳಬೇಕು. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂಸಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಪದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಕುಂವರ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ
ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಪದ್ಯದ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಏನು ಇವತ್ತ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗಾಳಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ನಮಗೆ ನೀರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ನಮಗೆ ಈ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾಧನ ಅಂದ್ರೆ ಮರ. इन सभी को रोकने के लिए जितने भी प्रदूषण है यानी उन सभी को रोकने के लिए एक ही एक चीज पर्याप्त है, वह है वृक्ष. वृक्ष का होना, वृक्ष पानी को साफ कर देगा, वृक्ष शब्द को कम कर देगा और वृक्ष हवा को प्यूरिफाई कर देगा. तो इसीलिए वृक्ष का होना, पेड़ों का होना बहुत ही जरूरी है. तो इस बात को लेकर यहाँ पर कुंवर नारायण ने बहुत ही सुंदर ढंग से इस काव्य में बताया है. आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है. और जाने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि बहुत ही जरूर आप इस चैनल को, मेरे इस राज कठारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपको बहुत ही अच्छे वीडियो भेजता रहूं. और आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा. सभी को धन्यवाद.